नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। और ये खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है, जहां पर तख्ता पलट हो गया है। आपको पता है कि लगातार वहां पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। लॉन्ग मार्च निकाला गया ढाका तक और लगातार ये प्रदर्शन हमने हिंसक भी होते देखे। और जिस तरह की स्थितियां वहां पर बन रही थी, लग रहा था कि बांग्लादेश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आखिरकार वही हुआ, तख्ता पलट वहां पर हो गया है। शेख हसीना देश छोड़कर सुरक्षित जगह पर पहुंच चुकी हैं और ये बताया जा रहा है कि वो भारत आ रही हैं, क्योंकि उनका जो प्लेन है, जो ट्रांसपोर्ट विमान है, वो भारत के एयर स्पेस में देखा गया है। अब से कुछ देर पहले ये बताया गया कि उसको अगरतला में देखा गया है और सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जल्द ही वो दिल्ली पहुंच सकती हैं। यानी कि शेख हसीना दिल्ली आ रही हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री पद से। वहां पर लगातार ये खबरें आ रही थी, जिस तरह से ये प्रदर्शन हिंसक हो रहे थे अपनी मांगों को लेकर। छात्र अपनी मांगे रख रहे थे। ये कई बार जिस तरह से हिंसक हुए प्रदर्शन, उसमें अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। और छात्र अपनी मांगों को रख रहे थे। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने, जो विपक्ष में है, उन्होंने इसका सपोर्ट किया। इसके अलावा जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी इस लॉन्ग मार्च को सपोर्ट किया जो ढाका में निकाला जा रहा था। और अब ये बताया जा रहा है, जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, कि जो पीएम आवास है, यानी कि शेख हसीना जहां पर थी, उस आवास में जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, वो घुस चुके हैं। वहां से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। कई तरह के सवाल अब उत्पन्न हो गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर बांग्लादेश की सीमाएं जिन राज्यों से लगती हैं, बीएसएफ ने वहां पर हाई अलर्ट जारी किया है। और उसके साथ साथ कोलकाता में मीटिंग भी बुलाई गई है इसको लेकर, क्योंकि अगर बांग्लादेश में कुछ होता है तो उसके आसपास की जो सीमाएं भारत से लगी हुई हैं, जिन राज्यों की, वहां पर किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, भारत के बहुत अच्छे संबंध बांग्लादेश से रहे। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहा जाता है कि शेख हसीना से बहुत अच्छे संबंध हैं, वो हमने देखा भी है। और शेख हसीना एक डिक्टेटर के रूप में भी जानी जाती है। लगातार प्रदर्शनकारी कहा कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है उसको खत्म किया जाए। वो लगातार इसको लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन सेना के तरफ से जिस तरह का बर्बर रवैया उनको लेकर इख्तियार किया जा रहा था, जिस तरह की तस्वीरें, वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखी, वहां पर इंटरनेट बंद किए गए, वहां मीडिया को इन तमाम मसलों पर रिपोर्ट नहीं करने दिया गया। और ये अंदर ही अंदर जो आग है वो धधक रही थी। और ऐसे में लग रहा था कि ये कभी भी एक बड़ा रूप, एक विकराल रूप ले सकती है। और आज जब वहां पर कर्फ्यू था, तमाम तरह से सेना ने ये एक तरह से कर्फ्यू जो है इम्पोज किया हुआ था और ये कहा था कि लॉन्ग मार्च को बंद किया जाए, तब भी जो छात्र थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को जारी रखा। और उन्होंने ढाका में लगातार वो आगे बढ़ते रहे पीएम आवास की तरफ। और आखिरकार जब सेना को ये लगा कि ये स्थितियां पूरे उनके हाथ से निकल गई हैं, तो शेख हसीना रफू चक्कर हो गई और वहां से निकल गई हैं। और बताया जा रहा है कि वो भारत पहुंच सकती हैं किसी भी वक्त अपनी बहन रेहाना के साथ। अब से थोड़ी देर पहले ही राष्ट्र को संबोधित किया सेना अध्यक्ष वकारुज्जमान ने, और ये कहा कि अब अंतरिम सरकार वहां पर बनाई जाएगी और अंतरिम सरकार फिलहाल तमाम फैसले लेगी। उन्होंने पीस की का आह्वान किया है कि शांति बनाए रखें और ये अंतरिम सरकार अब तमाम फैसले लेगी। लेकिन ऐसे वक्त में जो वहां का विपक्ष है, वो भी, उसकी तरफ से भी तमाम तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। सवाल ये हो गया है कि अब जो बांग्लादेश में स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, उसको किस तरह से देखा जाए। शेख हसीना ने जिस तरह का रवैया प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इख्तियार किया, उसको कैसे देखा जाए। आर्मी अब क्या करने जा रही है, अंतरिम सरकार बनती है तो वहां किस तरह का रवैया होगा। आपको ये भी पता है कि विपक्ष को लेकर भी शेख हसीना का रवैया किस तरह से रहा था, किस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं उनको जेलों में डाला गया था। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ सुमन भट्टाचार्य हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बंगाल से वो खुद आते हैं और इसीलिए इन तमाम जो अभी गतिविधियां हैं उन पर उनकी पैनी और गहन नजर है। सवाल सबसे पहले मेरा ये, सुमन भट्टाचार्य जी, अभी की परिस्थिति को बांग्लादेश की आप कैसे देख रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान कभी भी पहुंच सकती हैं, एयरबेस में उनका विमान देखा गया है अब से कुछ देर पहले अगरतला, और बताया जा रहा है कि वो दिल्ली भी कभी भी पहुंच सकता है।
एक डिक्टेटर के रूप में जानी जाती हैं शेख हसीना। जिस तरह का रवैया उनका प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रहा और उसके बाद भी प्रदर्शनकारी तमाम तरह के जो उनके ऊपर बर्बर रवैया इख्तियार किया गया, उसके बावजूद भी वो प्रदर्शन करते रहे। इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं और आगे की परिस्थितियां कैसी बनती देख रहे हैं आप बांग्लादेश और फिर हिंदुस्तान में भी? देखिए, पहला जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो शेख हसीना आगरतला पहुंच गई है, जो त्रिपुरा के कैपिटल है। शायद वो आगरतला से दिल्ली फ्लाई करेंगे और ये भी सूचना है वो दिल्ली से शायद यूनाइटेड किंगडम या लंदन चले जाएंगे, क्योंकि लंदन में उनके पुराने हम लोगों ने पहले भी देखा है 2006 में जब लास्ट आर्मी रूल हुआ था, तब शेख हसीना लंदन में ही थे। तो हो सकता है वो लंदन चले जा सकते हैं, हो सकता है आखिर तक वो इंडिया में नहीं रहेंगे, इंडिया में दिल्ली में नहीं रहेंगे। देखिए, दो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें ये मान लेना पड़ेगा, पहला जो हमारे आज के दिन की जो स्थिति है, जो बांग्लादेश इज हेडिंग फॉर ए आर्मी रूल, बांग्लादेश अभी आर्मी के कब्जे में है। तो जो स्टूडेंट रास्ते में जो डेमोक्रेसी के मांग कर रहे थे, वो डेमोक्रेसी का मांग कितना पूरा होगा ये हम अभी तक निश्चित नहीं है, क्योंकि आर्मी अगर रूल करेगा, हम लोगों ने जो हमारी जो हिस्ट्री हम लोगों ने जो देखा है, बांग्लादेश में इससे पहले भी 1975 में 15 अगस्त के बाद, मुजीबुर रहमान की निधन के बाद, वहां पे जियाउर रहमान जो उस वक्त के जनरल थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर उन्होंने पार्टी बनाया और वो पार्टी 1980 तक चला। उसके बाद जो आर्मी चीफ बना जनरल एरशाद, उन्होंने फिर कब्जा कर लिया और वो पहले कुछ दिन आर्मी चीफ के नाते देश चलाया। उसके बाद उन्होंने भी अपना पार्टी जातीय पार्टी बनाया और 1901 तक एरशाद ने रूल चलाया। तो ये अभी तक तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में आर्मी रूल रहेगा या आर्मी डिक्टेटेड एक इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट रहेगा। ये हमें अभी तक तैयार नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ, लगभग जो हम लोगों ने श्रीलंका में स्थिति देखा, ऐसा ही हुआ। श्रीलंका में भी जैसे राजा पक्ष को, जैसे लोगों की जो रोष है, उस रोष के लिए भागना पड़ा। इंडिया में भी बांग्लादेश में भी हम लोगों को वही स्थिति देखना पड़ा। बिल्कुल। और हम ये देख रहे हैं कि 3 देश जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान भी अगर हम देखें, तो वहां पर स्थितियां किस तरह की हैं वो हमने देखा है। कैसे आर्मी का कंट्रोल रहा है वो हमने देखा। और आपने श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें अभी बांग्लादेश से आ रही हैं। जो आवामी लीग का दफ्तर है ढाका में, उसमें आग लगा दी गई है। कैसे पूरा जो पीएम हाउस है उस पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। जो उनका गुस्सा है वो इस तरह से अब निकलकर सामने आ रहा है। सवाल ये उठ रहा है सुमन भट्टाचार्य जी कि अब बांग्लादेश में आखिर आगे क्या होने जा रहा है। आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार हम बना रहे हैं और वही आगे अब फैसले लेगी, लेकिन बाकी में क्या ऐसे होने जा रहा है या सिर्फ ये एक दिखावा है और दरअसल आर्मी ही अब इस गवर्नमेंट को चलाने जा रही है? देखिए, मेरा जो समझ है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, उससे लग रहा है कि आर्मी चलाएंगे। मैं आपको एक बात बोलूं बुशरा जी, जो एज ए इंडियन वी मस्ट अंडरस्टैंड, जो साउथ एशिया में हमारा जो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी का मॉडल बहुत अच्छा नहीं था। सारी जगह पे आर्मी रूल चलता रहा था और डिक्टेटरशिप ज्यादा था। जो डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा मॉडल था वो भारत में था। लेकिन भारत में जब डेमोक्रेसी हिलने लगा और यहाँ पे जब डिक्टेटरशिप के छाया हम देखने लगे, तो जो आसपास के जो देश है वहां पे भी डिक्टेटरशिप बहुत स्टाफ हो गया, बहुत डिक्टेटरशिप हम लोगों को देखने लगे। और जो भारत के जो रूलर है, उन लोगों को भी बांग्लादेश देख के ये समझ में आना चाहिए जो देश के जनता है। मैं फिर से बात दोहराना चाहता हूँ, श्रीलंका और बांग्लादेश देख के ये सब रूलर को समझना चाहिए कि यू कैनॉट हैव ए डिक्टेटरशिप। जो साउथ एशिया का जो पॉपुलेशन है आज के दिन में, वो शिक्षित है,
वो गणतंत्र की मांग करते हैं, उसका कुछ सूझबूझ है, आप उसके ऊपर कुछ थोप नहीं सकते। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हाट आई फील we must learn from our neighbors। एक्चुअली ये होना चाहिए जो हमारे neighbors हमसे डेमोक्रेसी सीखना चाहिए था, लेकिन वो हमसे डिक्टेटरशिप ज्यादा सीख गए और वो उसके लिए मुसीबत पैदा कर दी। जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोस की बात है कि हम एक डेमोक्रेसी का एक ऐसा मॉडल जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और आसपास के जितने भी मुल्क हैं, जितने भी देश हैं, उन्हें हमसे सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह का मॉडल है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि 10 साल में जो हमने अपने देश में होते हुए देखा और जो अभी भी देख रहे हैं, वो सब ये बताने के लिए काफ़ी है। और विपक्ष लगातार हमारे देश का ये कहता रहा है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, लोकतंत्र संविधान हमारा देश का खतरे में है। हमने पाकिस्तान में देखा है कि किस तरह से वहां पर आर्मी ने रूल किया, कितनी बार वहां पर तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश में भी इसका इतिहास है, श्रीलंका में जो हुआ वो हमने देखा। क्या इससे कोई सबक लेगा हिंदुस्तान? ये भी एक बड़ी नजीर के तौर पर है। लेकिन सवाल यह है सुमन भट्टाचार्य जी, क्या इसमें ये मैसेज है कि डिक्टेटर का हाल क्या होता है? जी बुशरा जी, मैं आपको दो बात याद करा दूंगा। जो श्रीलंका में हुआ लगभग उसका ही एक बांग्लादेशी वर्षन हम लोगों ने आज ढाका में देखा, और जो राजापक्ष ने किया वही हम लोगों ने शेख हसीना के लिए होते हुए देखा। उसमें सबसे बड़ा खतरा यह था जो भारत में हम लोग रोज देखते हैं, जो अपोजिशन के जो लीडर है उनको जेल में डालो, उनके खिलाफ करप्शन का चार्ज लगा दो कि वो देश से भाग जाए या वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। लेकिन ये मॉडल शायद जब श्रीलंका में फेल हो गया, जब बांग्लादेश में फेल हो गया, शायद भारत में भी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये बहुत दिमाग लगा के हमको सोचना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील लर्निंग फ्रॉम 5th of August 2024। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग है कि हमने श्रीलंका में देखा कि कैसे विपक्ष को अगर आप कैद करके ये चाहेंगे कि आप एक लोकतंत्र में राज करें तो वो नहीं कर पाएंगे। हमने पिछले इलेक्शन में देखा बांग्लादेश के कि कैसे विपक्ष के नेताओं को जेलों में डालकर चुनाव लड़ा गया। लगभग विपक्ष की गैर मौजूदगी में विपक्ष एब्सेंट था और शेख हसीना ने वो चुनाव लड़ा। उस चुनाव का मतलब क्या है? ऐसे तो चुनाव फिर रशिया में भी होते हैं, तो आप वहां पर भी कह दीजिए कि फिर डेमोक्रेसी है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि अगर एक लोकतांत्रिक निजाम है तो वहां पर डिक्टेटरशिप की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करेगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है बांग्लादेश। उससे पहले हमने श्रीलंका देखा और हमने पाकिस्तान में भी देखा कि पाकिस्तान में भी कैसे लोगों ने लगातार प्रदर्शन किए और अभी भी वहां पे जो नेता हैं इमरान खान वो जेल में हैं। तो ये जो आसपास ये तीन हमारे जो मुल्क हैं, पड़ोसी जो देश हैं, वहां पर क्या स्थितियां हैं? कम से कम दो की हम बात करें, श्रीलंका और बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जो हो रहा है वही हमने श्रीलंका में होते हुए देखा। अभी आप ये देखिए कि शेख हसीना को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा है। पीएम आवास में प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं, सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं। आपने आर्मी को सड़कों पर भेजा ताकि प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन एक वक्त में जब जनता बिगुल फूकती है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लाखों की तादाद में लोग थे, बताया जा रहा है 6-7 लाख लोग थे और उसको कंट्रोल करना सेना के बस में नहीं था। आप कितने लोगों को आप गोली चलाएंगे, कितने लोगों को आप जेल में डालेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। सुमन भट्टाचार्य जी, यहाँ पर इस पूरे प्रदर्शन में शेख हसीना की और आर्मी की गलती आप क्या देखते हैं? जो मांगे थी, क्या कभी वार्ता नहीं की गई? क्या बातचीत के जरिए से हल करने की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि प्रदर्शनकारी तो पहले अपनी बात को पीसफुल तरीके से ही रख रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब उनके साथ बर्बर रवैया इख्तियार किया गया तो और 300 के करीब लोगों की इसमें अब तक जाने जा चुकी हैं। उसके बाद ये हिंसक हुआ और नौबत अब यहाँ तक आ गई जो हम आज देख रहे हैं। बुशरा जी, मैं ये नहीं बोलूंगा जी, ये जो कोटा की जो आंदोलन थे, नौकरी में कोटा, इससे ये किस्सा शुरू नहीं हुआ। ये किस्सा उस वक्त से शुरू हुआ जब चुनाव में आपने ऑपोजिशन को बिल्कुल स्पेस नहीं दिया। मैं बोलना चाहूंगा जो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जीतो लेकिन आप सब कुछ लेके नहीं जाओ।
आप मैं सॉरी फॉर रेफरिंग टू द कंटिन्यूअसली रेफरिंग टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आप जी जब जी सुनते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तब आपको लगता है जो हसीना भी बोलता रहा जो मेरे को बीएनपी मुक्त पार्लियामेंट चाहिए। ये हो नहीं सकता है। हर डेमोक्रेसी में जितना भी आपका जो भी रवैया है, आपका जो भी आइडियोलॉजी है, उनका एक स्पेस है। अगर आप कोशिश करते हैं जो पूरा स्पेस को आप घेर लेंगे, तो क्या होता है, जब लोग लोग नाखुश होते रहे, और जब एक छोटा मूवमेंट देखिए, बांग्लादेश में कोटा में कितने लोगों को नौकरी मिलता था, 60-70 हजार का टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है। उसके लिए तो देश का 8 करोड़ लोग रास्ते में नहीं आ सकता है। लोगों में ये नाराजगी था, ये ये हेट्रेड था, जे आपने मेरे को चुनाव में वोट नहीं दिया, आपने मेरे को चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, आपने मेरे को जो सोशल स्पेस है वो सोशल स्पेस से बिल्कुल निकाल दिया। मेरे ख्याल से दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। We must understand, and I am sorry for referring another important Indian neighbor where we failed miserably, that is Maldives. We must remember, अभी मुइज़्ज़ू प्रेसिडेंट है, लेकिन मुइज़्ज़ू के पहले जब सोली प्रेसिडेंट था, उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया जो भारत से ये सीखा, जे उसका जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है, एक्स प्रेसिडेंट था यामीन, उसको जेल में डाल दो और उसको चुनाव में भाग नहीं लेने दो। लेकिन उससे भी मालदीव का इलेक्शन का जो रूप था वो बदल नहीं पाया, और हम लोगों ने देखा कि सोली की जगह एक नया लीडर उभरा और मुइज़्ज़ू ने आके सोली को हरा दिया। तो ये जो मॉडल है, मैं बोलता हूँ ये मॉडल शायद नया दिल्ली से एक्सपोर्ट होता है, जो कभी कोलंबो पहुंचता है, कभी ढाका पहुंचता है, कभी माले पहुंचता है। ये मॉडल बहुत गलत है। जी, आप दूसरों, आपका जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है, आप उसको किसी भी तरह, किसी भी करप्शन के चार्ज में, किसी भी चार्ज में जेल में डाल दो और चुनाव अपने तरीके से कर लो। ये होता नहीं है बुशरा जी। ये तीनों नेबर हमको दिखा रहा है, और इससे अगर हम लोग नहीं सीखते हैं तो बहुत सारे प्लेन हमारे लिए भी तैयार रखना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, बहुत गंभीर बात बोली है आपने सुमन भट्टाचार्य जी, क्योंकि हमने पूरे इलेक्शन में देखा है, अगर हम अपने देश के, भारत की हम बात करते हैं और हम यहाँ के इलेक्शन की बात करते हैं, तो हमने देखा कैसे चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया। एक अभी बाहर आ गए, एक अभी भी जेल में है, और आज ही उनकी बेल एप्लीकेशन जो है उसको रद्द किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। इसके अलावा आप ये देखिए कि चाहे हम कांग्रेस की बात करें, जो कि देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, लगातार ये नारा दिया गया, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया। इलेक्शन से पहले उसके अकाउंट सीज किए गए, उसे सही से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया ताकि वो चुनाव सही ढंग से लड़ सके। इसके अलावा पूरे विपक्ष को आप देखें कि करप्शन के चार्जेस लगाकर या तो उनको जेल में डाल दिया गया, या उनसे कहा गया कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, हमारी वॉशिंग मशीन में आपके तमाम दाग धुल जाएंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। यानी कि 10 साल हमने देखा कि लगभग विपक्ष की गैर मौजूदगी में ये सरकार चली, और इस बार जब विपक्ष मजबूत होकर आया है तो ये सरकार से संभल नहीं रहा है कि आखिर वो कैसे इसको हैंडल करे। लेकिन क्या ये जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, क्या उससे हिंदुस्तान सबक सीखेगा या मौजूदा सरकार सबक सीखेगी? ये एक बड़ी बात है जो सुमन भट्टाचार्य जी लगातार जिसकी तरफ हमें इशारा कर रहे हैं, या साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक निजाम में, एक डेमोक्रेसी में आप विपक्ष के बिना, विपक्ष को जेल में डालकर, उसका गला घोंटकर आप देश को नहीं चला सकते हैं। और ये सिर्फ एक कह सकते हैं एक चिंगारी की तरह काम किया इसने, जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने के लिए जो लगातार प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये तब से ही उबल रहा था जब से ये इलेक्शन हुए थे, वहां पर आम चुनाव हुए थे और विपक्ष की लगभग गैर मौजूदगी में वहां पर इलेक्शन कराए गए, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। ये सवाल उठते रहे और लगातार शेख हसीना का जो रवैया रहा जनता के प्रति, उसको लेकर भी सवाल उठते रहे। क्या आपको लगा सुमन भट्टाचार्य जी की जिस तरह का रवैया प्रदर्शनकारियों को लेकर लिया गया, चाहे सेना का हो, जाहिर सी बात है, या फिर शेख हसीना का हो, चुनी हुई गवर्नमेंट थी, अब वो कैसे चुनी गई, वो उस पर हम सवाल उठा ही रहे हैं। क्या ये जो पूरा मामला इतना बड़ा है, इतना तूल इसने पकड़ा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आखिर ये यहाँ तक पहुंचा कैसे, ये बड़ा सवाल है।
देखिए मैं वही बात बोलूंगा। देखिए हमारे डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है इंटर साउथ एशिया में। वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है जे आप बांग्लादेश के बारे में हम लोग बोले। देखिएगा बांग्लादेश में सिर्फ पार्लियामेंट के जो सारे लोग सीट थे वो आवामी लीग या शेख हसीना लेके गए, ऐसे नहीं। जो स्थानीय चुनाव जिसको हम लोकल बॉडीज इलेक्शन कहते हैं, पंचायत मानिए, पुरसभा मानिए, मेयर इलेक्शन मानिए, वो भी सारा आवामी लीग जीत रहे थे और वो जीतने का तरीका हर वक्त सही नहीं था। मैं कुछ इंडिया का रेफरेंस नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आपको समझ में आएंगे जी। आप ऐसा ही चंडीगढ़ में हुआ था। चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में अगर ऐसा होता है तो पंजाब में लोकसभा में उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा। अभी भी इंडिया में थोड़ा सा डेमोक्रेसी है तो लोग जाके वोट डाल दिए, लेकिन बांग्लादेश में उसका कोई आउटबर्स्ट होने का कोई तरीका नहीं था। तो जब एक छोटा चीज आया, मैं आपको फिर से बोलता हूं, एक छोटा चीज था, जो छोटा चीज एक बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब हार्डली 60-70,000 और वो 60-70,000 में कोटा में 30% लोगों का नौकरी मिल रहा था। तो मान लीजिए 20,000 की नौकरी मिल रहा था, तो 20,000 के नौकरी के लिए 20 लाख लोग रास्ते में नहीं आया। उन लोगों को ये पता चल रहा था, हम लोग जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी में हर किसी को पार्टिसिपेशन चाहिए। आपको यूनिवर्सिटी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, आपको जो म्यूनिसिपैलिटी है वहां पे कुछ पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। आवामी लीग किसी भी जगह पे किसी को कुछ पार्टिसिपेशन नहीं दे रहा था और उसका जो एंगर था वो एंगर तैयार होता रहा और जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ सब लोग उसके पीछे आ गए। मैं प्रदर्शन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो 2 दिन पहले भी 10 दिन पहले भी शेख हसीना के लिए गाना गाते थे, लेकिन वो भी रह नहीं पाया क्योंकि ये जो सफोकेटिंग सिचुएशन बांग्लादेश में तैयार हो गया था उससे वो निकालने की कोशिश कर रहा था। ये भी कहा जा रहा है सुमन भट्टाचार्य जी कि एक्स आर्मी ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने साथ दिया प्रदर्शनकारियों का जब लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी और ये कहा गया था कि कर्फ्यू है और उस कर्फ्यू को माना नहीं प्रदर्शनकारियों ने, और एक्स आर्मी ऑफिसर जो है उन्होंने भी साथ दिया इन प्रदर्शनकारियों का, विपक्ष भी साथ था, एक्स आर्मी पर्सनल भी जो है वो भी साथ थे। तो एक तरह से क्या इस वजह से बल और मिला इन प्रदर्शनकारियों को, और क्या आपको लगता है ऐसा होना ही था? गुस्सा इतना ज्यादा था इन प्रदर्शनकारियों में कि ये होना ही था, ये तख्ता पलट होना ही था और शेख हसीना की किस्मत में ये था ही, क्योंकि जिस तरह का लगातार उनका एक डिक्टेटर का रवैया उनका था, एक लोकतंत्र में आखिर कब तक ये चलता? देखिए मैं आपको ये थोड़ा सा पॉलिटिकली जो नंबर है उससे समझाने की कोशिश करूं। 1971 में जिस इलेक्शन में मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश जिस इलेक्शन के बाद प्रतिष्ठित हुआ, उस इलेक्शन में भी मुजीबुर रहमान के खिलाफ 40% लोगों की 37% लोगों की वोट डाला था। तो बांग्लादेश में हर वक्त आवामी लीग के खिलाफ कम से कम 40% की वोट थे। लेकिन जो प्रॉब्लम हुआ, और शायद आवामी लीग के पास भी हर इलेक्शन में 40-42% मिलता रहा, लेकिन बांग्लादेश में ये जो बीच का जो 20% है उनका जो भागीदारी था, उनका जितना पार्टिसिपेशन चाहिए था वो शेख हसीना पिछला 2008 से 13 तो दिया, उसके बाद वो नहीं दिया। तो ये जो बीच का 20% है, जो लोग शायद ऑपोजिशन के स्पेस में थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पेस ही मांग रहे थे, वो भी जाके वो जो अगेंस्ट का 40% है, मैं आवामी लीग का ये चार्ज को मानता हूं ये स्टूडेंट मूवमेंट के पीछे जमात और इस्लामी हार्डलाइन इस्लामिस्ट थे, लेकिन जो बीच का 20% थे, जो लिबरल थे, वो भी इनके साथ जुट गए क्योंकि आप उनके लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ा। उसको अगर कोई जगह मिलता तो शायद वो शेख हसीना के पास साथ रहता। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं। सब लोगों को मालूम है जो आवामी लीग बांग्लादेश में एक 14 पार्टी का कोalition चलाता है। तो 2024 में जो इलेक्शन हुआ, जनवरी में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जो कोalition पार्टी है, जो बांग्लादेश में आवामी लीग के कोalition पार्टी है, जो एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जो एक्स टूरिज्म मिनिस्टर है दूसरे कोalition पार्टी के,
उन लोगों को भी आवामी लीग हरा दिया और उसके जगह अपने कैंडिडेट को जिताया। तो आपको क्या लगता है जो एलिस थे, उनके जो वोटर, उनको जो सपोर्ट बेस थे, वो भी तो आवामी लीग से ना खुश हो गए। तुम हमारे लीडर को हरा रहे हो, तुम हमारे लीडर हसनुल हक इनू को हरा रहे हो, तुम हमारे लीडर राशिद खान मेनन को हरा रहे हो, और जब ये जमात पूरा रास्ते में आ गया तब तुम हमको बोल रहे हो जो हमारे पास सपोर्ट पे लाओ। क्यों आएंगे? ये हर डिक्टेटर का गलती है, या जो डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है उसका गलती है। जो बीच का जो 20% है, ये 20% कभी भी अपने ऑपोजिशन के पास चले जाए तो आपके लिए मुसीबत है, लेकिन वो इतना अपने आप को बड़े समझने लगता है, ये 20% के लिए सोचता ही नहीं है। बिल्कुल, आपने सही बात बिल्कुल यहाँ पर रखी है और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आपने बिंदु यहाँ पर रखे हैं। एक बार फिर से दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, उनको मैं अपडेट ये देती चलूं कि शेख हसीना की बात हम आज क्यों कर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना कभी भी दिल्ली पहुंच सकती हैं, 5 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंच सकती हैं और दिल्ली से फिर वो लंदन के लिए अपनी बहन के साथ, रेहाना जिनके साथ वो बांग्लादेश उन्होंने छोड़ा है, वो लंदन रवाना हो सकती हैं। लेकिन वो कुछ वक्त के लिए दिल्ली आएंगे और वाया दिल्ली वो लंदन जा सकती हैं, क्योंकि एयर स्पेस में उनके विमान को देखा गया है। आपको पता है लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर, आरक्षण विरोधी ये पूरा प्रदर्शन था, अपनी मांगे वो लगातार रख रहे थे, लेकिन ये पूरा का पूरा आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र होता जा रहा था और कर्फ्यू लगाया गया था बांग्लादेश में, लेकिन और ढाका में और लॉन्ग मार्च निकालने के लिए प्रदर्शनकारियों ने कहा था, लेकिन उन्होंने इस कर्फ्यू की कॉल को नहीं माना और लगातार वो इस लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाते रहे, जिसमें विपक्ष का साथ उनको मिला, कुछ हार्डलाइनर्स का भी साथ उनको था। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो एक्स आर्मी पर्सनल है उनका भी साथ इनको मिला हुआ था। इंटरनेट सेवाएं बाधित थी, पूरी तरीके से पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और लगातार वो पीएम आवास की तरफ बढ़ते रहे और आखिरकार उन्होंने पीएम आवास पर पूरा कब्जा कर लिया। अभी भी प्रदर्शनकारी वहां पर हैं। इंटरनेट सेवाएं तो अभी वहां पर खोल दी गई हैं, लेकिन ट्रेनें और तमाम सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई हैं। कपड़ा फैक्ट्रियों पर ताले लगा दिए गए हैं फिलहाल। और जो वहां के आर्मी चीफ हैं उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया और राष्ट्र को संबोधित करके उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और वही आगे तमाम फैसले लेगी। लेकिन क्या प्रदर्शनकारियों को ये कबूल होगा? क्या वाकई में जो कहा जा रहा है आर्मी चीफ की तरफ से क्या वही होगा, या वहां पर आर्मी रूल जो है वो वहां पर होने जा रहा है? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल ये भी क्योंकि हमारे कई राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगी हुई हैं, रेड अलर्ट बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है। इसके असरात हमारे देश पर क्या देखने के लिए मिल सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और सुमन भट्टाचार्य जी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बीएसएफ ने रेड अलर्ट जारी किया है, जो सीमाएं लगी हुई है बांग्लादेश से वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसका असर हिंदुस्तान में किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, एक असर जहां से मैं बोल रहा हूं कलकत्ता में बहुत सीधे पड़ेगा। देखिए, हम लोग ने देखा है बांग्लादेश में पास्ट में जब भी आवामी लीग का गवर्नमेंट नहीं रहा, तब बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी है, जो 1971 में लगभग 20% था, अभी घटते घटते 8% में आ गया, उसके ऊपर एट्रोसिटीज हुआ है। अभी भी हम लोगों के पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे रोंगपुर में जो नॉर्दर्न बांग्लादेश है, वहां पे हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ है। तो अगर ये जो फोर्स आज कैप्चर कर रहा है बांग्लादेश पे, जो बांग्लादेश पे रास्ते में है, उसके पीछे अगर जमात रहेगा तो कितना हिंदुओं को इनसिक्योरिटी फील होगा और कितना हिंदू बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ये एक पहला हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि 1971 में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे रेफ्यूजी को हम लोगों को हैंडल करना पड़ा। दूसरा बात है जो जनरोष है, वो जनरोष के जरिए अगर शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा तो आवामी लीग जो स्टिल बांग्लादेश में 40% की जगह होल्ड करते हैं, आवामी लीग के बहुत सारे लीडर सपोर्टर्स वो भी बांग्लादेश छोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जनता का रोष रहेगा। हम लोगों ने विजुअल्स देखा, ये शेख मुजीबुर रहमान का जो स्टैचू है उसको तोड़ा जा रहा है। अगर वो अटैक में है तो आवामी लीग के जो सपोर्टर्स लीडर्स है उनके ऊपर रोष भागेगा, तो वो भी शायद
बॉर्डर से क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है, स्पेशली द टू स्टेट्स वी बिलोंग टू द बंगाल एंड त्रिपुरा। यहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजी आ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे रेफ्यूजी यहाँ पर आ सकते हैं और ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है भारत के लिए। और ये भी बताया जा रहा है कि आवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, और उसके कई नेताओं के साथ भी प्रदर्शनकारियों ने एक तरह से उनकी लिंचिंग हुई है, ये कहा जा रहा है। 6 से 7 नेता हैं उनकी। जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनी हुई, खासतौर पर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ये जो गुस्सा है, क्या वो और बढ़ेगा कि वो देश छोड़कर भाग गई, या फिर इस पूरे गुस्से में जो प्रदर्शनकारी हैं उनके हम कोई ठहराव देखेंगे। 3 दिन की छुट्टी वहां पर डिक्लेयर कर दी गई है, ट्रेनें वहां पर बंद कर दी गई हैं, जो कपड़ा फैक्ट्रियां हैं उनको अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं बताया जा रहा है कि अब बाधित नहीं है, इंटरनेट सेवाएं वहां पर चल रही हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश में आगे की स्थिति क्या हो सकती है, क्या असाइलम मांग सकते हैं बहुत सारे जो आवामी लीग पार्टी के जो नेता हैं वो हिंदुस्तान में, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या जो माइनॉरिटी, जो कि हिंदू माइनॉरिटी है वहां पर, क्या वो अपने आप को असुरक्षित अब महसूस करेंगे, क्या वो हिंदुस्तान की तरफ रुख कर सकते हैं, खासतौर पर वो राज्य पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, क्या उस तरफ वो आ सकते हैं, क्या सीए के तहत वो नागरिकता भी क्या कुछ लोग मांग सकते हैं, ये भी कुछ बड़े सवाल हैं। क्योंकि अस्थिर पड़ोसी राज्य अगर होंगे तो जाहिर सी बात है उस अस्थिरता का असर भारत देश में भी देखने के लिए मिल सकता है। और शेख हसीना जो कि और बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हमेशा से रहे हैं। अभी आपने देखा था कि शेख हसीना जब आई थी हिंदुस्तान, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से तो ऑब्वियसली उनको मुलाकात करनी थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस के लीडर से भी मुलाकात की थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। और इससे पहले कि वो लंदन जाएं, वो दिल्ली 5 बजे पहुंच सकती हैं, और उनका विमान अब से कुछ देर पहले अगरतला देखा गया था एयर स्पेस में, और ये बताया जा रहा है कि वो दिल्ली 5 बजे पहुंचेंगी और उसके बाद वो वहां से वाया दिल्ली वो लंदन चली जाएंगी। लेकिन वो तो देश छोड़कर भाग गई अपनी जान बचाकर। अस्थिरता की इस मुहाने पर देश को खड़ा करके वो अपनी बहन के साथ वहां से निकल ली, लेकिन तमाम अवामी लीग पार्टी के जो नेता हैं वो अभी भी वहां पर हैं। उनका फ्यूचर क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उनके साथ किस तरह का रवैया होगा। अगर आर्मी ने ये पूरा अगर अब तख्ता पलट हो गया है और आर्मी रूल अगर वहां पर है, तो फिर वहां की स्थितियां कैसे होंगी। ये जो प्रदर्शनकारी हैं जिन्हें किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सका, आगे वो किस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनेंगी, जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को क्या पूरा किया जाएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अभी जस के तस बने हुए हैं। और जिस तरह से सुमन भट्टाचार्य जी लगातार ये कह रहे थे कि क्या भारत की सरकार इससे कोई सबक लेगी, क्योंकि आप ही देखिए कि ये सिर्फ ये एक मांग नहीं थी, बल्कि कैसे विपक्ष को पूरी तरीके से हटाकर जो चुनाव हुए, एक नहीं वहां के लोकल बॉडी चुनाव से लेकर तमाम चुनाव जो हुए जिसमें आवामी लीग ने ही जीत हासिल की, उसी को लेकर लगातार पूरी दुनिया में सवाल उठ खड़े हो रहे थे कि बांग्लादेश क्या सिर्फ कहने भर के लिए एक डेमोक्रेसी रह गया है। और ऐसे ही सवाल विपक्ष लगातार हिंदुस्तान में भी उठा रहा है। लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई उसने लड़ी और कहा कि अगर ये क्या हमारा देश भी क्या डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। लगातार नरेंद्र मोदी के साथ भी इस तरह के जो उपमाएं जो हैं वो लगातार लगाई जाती रही हैं। विपक्ष लगातार इस तरह की बातें करता रहा है। सवाल ये उठ रहा है सुमन भट्टाचार्य जी, इससे लेसन्स क्या है हिंदुस्तान के लिए? बुशरा जी, मैं बोलूंगा ये लेसन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये लेसन साउथ एशिया के लिए है। आप डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट करो। आप जो जनता की जो आवाज है उनके ऊपर थोड़ा सा कान डालो। ये मत सोचो जो एक चुनाव में आप जीत गए तो आपको देश का जागीर मिल गया है, ये मत सोचो। ये जहां पे भी हुआ, आप अगर देखोगे बांग्लादेश में, आप अगर देखोगे राजापक्ष के बारे में, आप अगर देखोगे मालदीव में, ये सारा जगह पे यही ट्रेंड है। इससे जो इंडिया में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं बहुत बार ऑलरेडी बोल चुका हूं,
जो अमित शाह मॉडल है, जहां पे मैं अच्छा थोड़ा सा नाम लेके बोली, जो अमित शाह मॉडल है ये खरीद लो। जे आपके पास 40 एमपी है और 200 एमपी दूसरे से खरीद लो। अगर वो नहीं नहीं आता है तो उसके घर पे पुलिस भेज दो। वो आज पुलिस के डर से आपके पास आ रहा है, लेकिन वो किसी दिन के लिए वेट करेगा जिस दिन आपको वो सबक सिखा पाएगा। ये 5 अगस्त आपके ऊपर आएगा। देखिए ऐसा हम लोग लगभग एक ही डेमोग्राफी में है। तो श्रीलंका में जो हुआ है, बांग्लादेश में जो हुआ है, मालदीव में जो हुआ है, तो कभी कर्नाटक में या नया दिल्ली में नहीं होगा। ये सोचना मेरे ख्याल से एक बेवकूफी होगा। देखिए मॉडल तो एक ही बनाया था ना राजापक्ष जी ने भी। मैं थोड़ा सा श्रीलंका का आपको एग्जांपल याद करा दूं। एक ईस्टर में एक ब्लास्ट होता है, 7 जगह पे ब्लास्ट होता है, 200 लोग मर जाता है और पूरा जिम्मेदारी आप मुसलमानों के ऊपर थोप दो और पूरा एक ऐसा हेट्रेड का माहौल बनाओ जो सारे लोग आपको वोट दे दें और आप चुनाव में जीत के आ जाओ। और बाद में पता चलता है हो सकता है जो वो टेररिस्ट अटैक था ही नहीं। तब जो गुस्सा आता है लोगों में, वो राजापक्ष, मैं बोलूंगा देखिए राजापक्ष जैसे सॉलिड, राजापक्ष जैसे सबसे ताकतवर और वो श्रीलंका में एलटीटीई को खत्म किया था, उसको उड़ा के ले गया। आप देखो वही बात मालदीव में हो। सोली वाज अ पॉपुलर लीडर, उसको बार बार उसका पार्टी का नाशीद बोलता रहा जो आप इतना ये सब मॉडल में मत जाओ, जो आपका जो अपोजिशन है उसको जेल में डालो और चुनाव करते जाओ। ये ठीक मॉडल नहीं है। क्या हुआ, आखिर तक मालदीव में सोली को हारना पड़ा और ऐसे बुरी तरह से हारा जे मुइजू लगभग स्वेप्ट द इलेक्शन। अभी बांग्लादेश में हुआ, वही तो मॉडल था ना। जो आपके लिए तैयार नहीं है उसके घर पे भेजो और उसको डराओ धमकाओ। लेकिन एक दिन ऐसा आता है हर डेमोक्रेसी में और हर जगह पे जो आपको लेके जाएगा। वही आज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बोलूंगा हमारे बंगाल में एक कहावत है जो लिबरल डेमोक्रेसी का बात है। बंगाल में जब माने लेफ्ट बहुत ताकतवर था, उस वक्त भी कांग्रेस को कम से कम 40% सीट और वोट मिलता था। लेफ्ट ने कभी वो छीनने की कोशिश नहीं की। ठीक, वो था हर वक्त। बंगाल में लगभग 120 म्यूनिसिपैलिटी है, तो 70 म्यूनिसिपैलिटी अगर लेफ्ट जीतता था तो 50 म्यूनिसिपैलिटी कांग्रेस जीतता था। लेकिन जब ये भाजपा का टाइम आ गया, सारा चीज चाहिए मेरे को म्यूनिसिपैलिटी चाहिए, मेरे को पंचायत चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए। ये जो मॉडल है ना, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है बुशरा जी। आप 2 दिन मान लोगे, 4 दिन मान लोगे और एक दिन ऐसा आएगा, मैं जो बोला हूं, जो हसीना को उठा के फेंका उसमें इस्लामिस्ट है, उसमें लिबरल है, उसमें सारे लोग जुट गए। जो लोग शायद ऐसे में आवामी लीग के साथ होना चाहिए वो आज आवामी लीग के साथ नहीं। और जो सबसे खराब बात होता है, आज बांग्लादेश में आवामी लीग के लीडर्स, मिनिस्टर सारे अटैक फेस कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि क्या ये माना जाए कि जब डेमोक्रेसी पर आंच आई, मतलब जब आपने इंतहा कर दी, एक्सट्रीम कर दी किसी चीज की, तो तमाम विचारधाराओं को छोड़कर सब लोग एक साथ एकजुट एक जगह इकट्ठा हो गए कि बस अब इस सरकार को हटाना है। और वो हमने तख्ता पलट देखा। हालांकि अब बांग्लादेश के लिए, सुमन भट्टाचार्य जी, सवाल ये है कि बांग्लादेश के लिए अब क्या, शेख हसीना चली गई, सरकार अब यहाँ पर अगर आर्मी रूल हो जाता है, हालांकि वो अंतरिम सरकार कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार वो बनाने जा रहे हैं, अब उस अंतरिम सरकार की रूपरेखा कैसे होगी, वो कैसी दिखेगी, ये भी सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि अब जो बांग्लादेश की जो आवाम है, जो वहां की जनता है, उसके लिए क्या है अब आगे। मैं एक दूसरा बात बोलूं बुशरा जी, मेरे को माफ कीजिएगा, सबक गोदी मीडिया को भी सीखना पड़ेगा। अगर शो में बुला के आप ही बोलते रहो और दूसरे को बोलने का चांस ही नहीं दो, उसको गाली देते रहो कि तू मुसलमान है, तू अर्बन नक्सल है, तू ये है, तो वो है, एक दिन
वो आपको ही बोलने नहीं देगा, आपको टेलीविजन सेंटर को ही जला देगा। ये आप नया दिल्ली से हो, नया दिल्ली के जो सारे गोदी मीडिया के एंकर हैं उनको समझ में लेना चाहिए। ये भी एक तरीका है ना, जो आप टेलीविजन शो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सारे टेलीविजन शो के जो बड़े बड़े एंकर हैं, गेस्ट तो बहुत बुलाते हैं लेकिन उनको गाली देना ही सिर्फ उनका काम होता है, खुद ही बोल जाते हैं। वो भी डेमोक्रेसी नहीं है, और वो टेलीविजन चैनल का डिस्कशन भी नहीं है। वो किसी दिन आपको पलट देगा। बांग्लादेश में अभी तो आर्मी रूल है, हमें ये नहीं पता है कि ये आर्मी रूल से हम लोग कब बांग्लादेश में डेमोक्रेसी देखेंगे। ये बहुत बोलना मुश्किल है। बिल्कुल, ये अभी बोल पाना ये मुश्किल है कि कब डेमोक्रेसी वहां पर दोबारा से वहां पर बहाल होगी, ये कहा जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी थी तो शेख हसीना के राज में, लेकिन बस थी ही, एक नाम मात्र ही थी, और उसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहां पर देखे हैं। लेकिन वही होता है ना कि अति हर चीज की बुरी होती है, जब अति हो जाती है तो फिर उसको खत्म होना होता है। हमने हिटलर का एग्जाम्पल भी हमारे सामने मौजूद है कि जब हिटलर की अति हुई थी तो उसके बाद उसने कैसे खुद अपने आप को गोली मारी थी, वो भी हमने देखा है। तो जो डिक्टेटर्स हैं उनका हाल क्या होता है, वो एग्जाम्पल्स हमारे सामने पूरी दुनिया में मौजूद है, पूरी दुनिया के इतिहास में हमारे सामने मौजूद है। लेकिन ये डेमोक्रेसी से चलने वाले देश, चाहे श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की हम बात करते हैं, क्योंकि वहां पर जनता चुनती है कि कौन बैठेगा। लेकिन जब चुने हुए मुख्यमंत्रियों, चुने हुए प्रधानमंत्रियों को, चुनी हुई सरकार को ये होने लगे कि वो राजा हैं, वो राजा बन गए हैं, वो जो चाहे करें, वो देश की जनता की आवाज को ना सुने, वो विपक्ष की आवाज को पूरी तरीके से कुचल दें, तो जाहिर सी बात है फिर इसी तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। और ये कभी कभी जब मैं बात कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं बांग्लादेश की नहीं, बल्कि जब मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ या फिर हर चीज की अति हो जाती है, या जब मीडिया की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि मानो अपने देश की बात कर रहे हैं हम। और इसी की बात बार बार सुमन भट्टाचार्य जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि अति जब होती है, अति हमने देखा कि जब आप सरकारों को तोड़ेंगे, खरीदेंगे, चुने हुए नेताओं को जिनको लाखों लोगों ने चुना उनको जेल में भेजेंगे, या फिर खरीद के उनको अपने साथ शामिल कर लेंगे, पार्टियों को अपनी साथ शामिल कर लेंगे। देश में डेमोक्रेसी है लेकिन चुनी हुई सरकारों को आप गिराएंगे, विपक्ष को आप कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, उन्हें लड़ने का मौका नहीं देंगे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा मानो जैसे वो देश के दुश्मन हो, उनको इस तरह से उनके साथ पेश किया जाएगा। वो पार्लियामेंट में हो तो उनकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा, उनको फ्रेम से हटा दिया जाएगा, उनको ईडी के अफसर उनके दर पर जाएंगे, 55-55 घंटे उनके साथ पूछताछ होगी। ये सब कुछ हम अपने देश में होता हुआ देख रहे हैं, अभी भी हो रहा है और लगातार हो रहा है। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके लिए नारा दिया गया विपक्ष मुक्त भारत, नहीं कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही गई। और कांग्रेस मुक्त भारत यानी कि आप देखिए नेशनल पार्टी सबसे बड़ी कांग्रेस ही है, तो आप क्या विपक्ष की गैर मौजूदगी में सिर्फ इलेक्शन नाम मात्र कराकर इस गद्दी पर हमेशा के लिए काबिज होना चाहते हैं? अमित शाह ने कहा कि ये जो अभी थोड़ी सी इनकी सीटें आ गई हैं, ये बहुत उछल रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2029 में भी हम ही वापस आ रहे हैं और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस तरह की जब बातें की जाती हैं सुमन भट्टाचार्य जी, तो ये किस तरफ इशारा करती है? बुशरा जी, बांग्लादेश में ईडी का वर्षन जो है उसका नाम है दुर्नीति दमन कमीशन। हर किसी के घर पे वो पहुंच जाता था, ठीक है। आज जब गणभवन जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस के लिए जनता निकले तब वो दूधा को पहले आग लगा दिया, ठीक है। तो हर डिक्टेटर, हर ऐसे बंदा जो एट्रोसिटीज के तरह अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए ये सबक है। आप ये बात थोड़ा सा गूगल में सर्च करके देखेंगे, उसका नाम है दुर्नीति दमन कमीशन। हर बांग्लादेशी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन डरता था कब दुधक आएगा, जैसे अभी हर लोग डरता है ना कि ईडी कब आएगा और पीएमएलए में कब डालेगा। सर, अब इंडिया में तो हर बंदे पीएमएलए में एक्यूज्ड है, तो बांग्लादेश में सारे बंदे दुर्नीति दमन कमीशन में एक्यूज थे। आज जब जनता ने उसके तरफ गया तो पहले उस भवन का आग लगा दिया।
यही होता है। मैं बहुत बार, क्योंकि हम लोग बंगाल से हैं, तो आवामी लीग के जो लीडरशिप है उनको बहुत बार ये बात कहने की कोशिश किया था कि जी ये देखिए, हर जगह पे, हर रूम पे, अगर आप मान लीजिए आप एक टेलीविजन चैनल के एंकर है, आपके पास 10 एंकर है, आप 4 एंकर को कभी शो ही नहीं देते हो। आप उसको कोई चांस ही नहीं देते हो, सारा दिन अपने आप ही बोलते जाते हो। तो वो 4 एंकर वेट करेगा किसी दिन, और उसके साथ आपके साथ जो 2 एंकर बैठे हैं जो शायद आपके साथ है, उसको आप शो में तो डालते हो लेकिन बोलने नहीं देते हो, तो वो दोनों भी उस 4 के साथ जुड़ जाएगा। तो एक दिन आप 4 रह जाओगे और ऑपोजिशन में 6 रह जाएगा। ये हर बंदा जो वोट का परसेंटेज को हिसाब करता है, शायद अमित शाह का ये हिसाब में नहीं है अभी भी। Even after 2024, they never secured more than 40% votes. So उनके खिलाफ हर वक्त 60% है। ये सोचने की बात है कब अखिलेश यादव और राहुल गांधी हाथ मिला लेगा, जो दोनों तरफ की पॉलिटिशियन है, और राहुल गांधी आके अचानक से बोलना शुरू कर देगा कि जितना हक उतना आबादी, जो कांग्रेस का नारा नहीं है। तो ये आपको पता नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑलवेज इज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। तो 2 ऑपोजिशन लीडर मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और अभी ये बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है, और लगातार जो पूरी हिंसा है इस पर उनकी नजर है, वो लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2 राज्य हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल जहां पर सुमन भट्टाचार्य जी भी बैठे हुए हैं, और दूसरा है त्रिपुरा, जहां पर सबसे ज्यादा निगाहें वहां की जो सरकारें हैं उनकी है, और केंद्र की सरकार की भी है कि आखिर जो बांग्लादेश में पूरी स्थितियां बनी हुई हैं उसका असर हिंदुस्तान पे किस तरह से पड़ सकता है। शेख मुजीबुर रहमान जो है उनकी जो मूर्ति लगी हुई थी उसको भी तोड़ा गया है वहां पर। जो आवामी लीग का दफ्तर है उसमें भी आगजनी की गई है, और जो ईडी का दफ्तर जो अभी बता रहे थे कि वहां पर उसका नाम कुछ और है, वो अभी मैं उसको ठीक से, क्या आप सुमन भट्टाचार्य जी बताएं? दुर्नीति दमन कमीशन, ओके, दुर्नीति दमन कमीशन जो है उसके दफ्तर को सबसे पहले टारगेट किया प्रदर्शनकारियों ने। तो आप ये देखें कि दुर्नीति जो कमीशन था, वो दमन कमीशन, जैसे यहाँ पर ईडी है, वो हर किसी के घर पर, हर किसी नेता के घर पर वहां पर पहुंच जाता था जो विपक्ष में है, और उनको डर लगता था कि कब कौन कैसे आ जाए। ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि ईडी के जो केसेस हैं वो सबसे ज्यादा विपक्ष के नेताओं के हैं, और कन्विक्शन दर जो है वो भी हमने देखा कि कितनी लो है। तो यानी कि सिर्फ एक टारगेट करके यहाँ पर इन एजेंसीज का दुरुपयोग किया जाता है विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए, जिसका इल्जाम विपक्ष लगातार लगाता रहा है। लेकिन अभी की जो स्थितियां बांग्लादेश में बनी हुई हैं इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, और वहाँ जो कुछ हो रहा है उसका असर हिंदुस्तान में भी पड़ सकता है। और क्या हिंदुस्तान के लिए उसमें बहुत सारे मैसेजेस छिपे हुए हैं, बहुत सारे लेसन छिपे हुए हैं, जिसको पढ़ने और जानने और समझने की जरूरत है कि अगर आप एक लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप, तानाशाही अगर आप लागू करने की कोशिश करते हैं तो आपका हश्र क्या होता है। वो हमने देखा कि कैसे शेख हसीना को अपना ही मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, भागकर वो दिल्ली आ रही हैं और दिल्ली से फिर वो लंदन जाएंगी। लेकिन इस सब के बीच बांग्लादेश की सियासत कैसे बदलेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, और क्या हिंदुस्तान में बैठे जो हुक्मरान है उससे कुछ सीखेंगे ये भी महत्वपूर्ण है। लास्ट कमेंट आपसे सुमन भट्टाचार्य जी। देखिए, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसके लिए हमको बहुत ठंडे दिमाग से उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे माइनॉरिटी के ऊपर कोई अटैक ना आए। बांग्लादेश हमारे साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है बहुत बड़ा बॉर्डर है, वो हमको देखना पड़ेगा। बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेड रिलेशनशिप बहुत गहरा है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, और पिछले 3 साल से मैं लिखते आया हूँ, बंगाली में लिखा, इसलिए शायद आप लोगों के पास नहीं पहुंचा। जो नेहरू और गांधी ने जो मॉडल एस्टेब्लिश किया था, वो साउथ एशिया में एक लाइट हाउस था, वो इंडियन डेमोक्रेसी का मॉडल था। उसको अमित शाह ने तोल मोल के जो मॉडल बना दिया, वो मॉडल को राजा पक्ष, सोली,
या शेख हसीना सबने लगा अरे अमित शाह जी कर रहे हैं, दिल्ली में हो रहा है तो हम भी करेंगे, सारा कुछ हमको चाहिए, मेयर भी चाहिए, वार्ड भी चाहिए, काउंसिलर भी चाहिए, पंचायत भी चाहिए। होता नहीं है भैया, कुछ दूसरों के लिए छोड़ना सीखो। अगर नहीं छोड़ते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा परेशानी वेट कर रहा है। जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने कही कि विपक्ष को आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। अगर सब कुछ आप खुद खा लेंगे और डकार भी नहीं लेंगे तो फिर आपको हिसाब तो देना पड़ेगा, ये उसी तरह से आप समझिए। और हमने देखा कि शेख हसीना का जिस तरह का पूरा रवैया रहा, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो हमारे व्यापारिक संबंध हैं बांग्लादेश से, उसके ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा। जो हिंदुस्तानी वहां पर रहते हैं, क्या उनको इस सिचुएशन में इवैक्यूएट करवाना होगा, क्या उनकी सिचुएशन वहां पर कैसी होगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज वहां पर हिंदू हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव वहां पर रहता है, क्या उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई खतरा है, क्या उनको भारत में अगर वो आते हैं तो क्या संरक्षण मिलेगा, क्या वो हिंदुस्तान जो खासतौर पर बॉर्डर लगे हुए हैं क्या वो हिंदुस्तान की तरफ आना चाहेंगे, क्या वो संरक्षण लेना चाहेंगे, ये भी कई महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अस्थिरता अभी वहां पर बनी हुई है, ट्रेनें वहां पर रद्द हैं, 3 दिन की तमाम दफ्तरों की, सरकारी स्कूलों की, सबकी वहां पर छुट्टियां कर दी गई हैं। सबसे बड़ी तादाद में वहां पर जो कपड़ा बनता है, उन कपड़ा फैक्ट्रियों में ताले लगा दिए गए हैं, फिलहाल उनको बंद कर दिया गया है। और इंटरनेट सेवाएं, हालांकि बताया जा रहा है कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहाल कर दी गई हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन वहां से आ पाएंगी। लेकिन शेख हसीना आगे जाके क्या करती हैं, सेना का रवैया क्या रहता है, अंतरिम सरकार अगर बनती है तो उसका चेहरा कैसा होगा, ये तमाम चीजें अभी महत्वपूर्ण हैं जिन पर अभी आगे बात होगी। लेकिन बहुत सारे लेसन्स हैं यहाँ पर दूसरे मुल्कों के लिए भी, जहां पर डेमोक्रेसी है, कि अगर आप उस डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप की छाप लाना चाहेंगे तो फिर क्या नतीजा सामने निकल कर आता है, वो हमने श्रीलंका में भी देखा, वो हम अब बांग्लादेश में भी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन भट्टाचार्य जी, आपने समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।